वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज हम देखने वाले हैं स्पेशल टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ऑटोकॉइड्स। ओके, सो गाइस, कभी आपने फील किया है कि लाइक कभी आपको जो है ना मॉस्किटो आके यदि स्किन पे काट देता है तो क्या होता है? ओके, वहाँ पे क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? ओके, वहाँ पे कैसे रेडनेस आती है, कैसे वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, कैसे वहाँ पे जो है आपको ईचिंग सेंसेशन होता है? ओके, इसके पीछे क्या रीज़न है? ओके, तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो कि आज के टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पीछे जो केमिकल इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, सो गैस, यहाँ पे जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इसका यूटिलाइजेशन आप समझिए। ओके, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप पढ़ने से पहले यदि उसका यूटिलाइजेशन समझ लेते हैं तो आई थिंक वो आपको याद करने में ज़्यादा ईजी रहता है। ओके, एंड डेफिनेटली ये जो टॉपिक है ये आपके बॉडी के बारे में ही है। ओके, तो आपको इसमें याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो गाइज, यहाँ पे आपको डायग्राम में जैसे एक मॉस्किटो दिखाई दे रहा है, स्किन पे काट रहा है। राइट साइड में जो है आपको कुछ पैचेस दिखाई दे रहे हैं रेड कलर के। इससे सब लोग आप अवेयर हैं। ओके, तो इसके पीछे कौन सा केमिकल है ये आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। वैसे ऑटोकाइड के अंदर जो है वो कई सारे जो है केमिकल्स आते हैं। ओके, सो आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं हिस्टामिन के बारे में। राइट, सो गाइज, ऑटोकाइड जो होते हैं, लाइक मैं हर बार अपने लेक्चर्स में यही कहता हूँ कि इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करिए। इसके जो और स्पेलिंग्स होती हैं, स्पेलिंग्स को जो है इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करिए। राइट, ऑटो एंड क्वाइट्स, ऑटोज़ का मतलब होता है सेल्फ, क्वाइट्स का मतलब या इसको बोलते हैं हम आकोज, इसका मतलब होता है हीलिंग। राइट, तो यहाँ पे ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया था। राइट, सो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि दे आर बायोलॉजिकली एक्टिव, ये बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा है कि इट इज़ जनरली एक्ट लोकली। ओके, मतलब जहाँ पे बाइट हुआ है, ओके, या जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई है पर्टिकुलर एक लोकेशन के ऊपर, ओके, ये वहीं पे रिलीज भी होते हैं और वहीं पे एक्ट भी करते हैं। राइट, जैसे कि साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन हुआ है ना। देन दे आर ऑल्सो कॉल्ड द लोकल हार्मोन्स। अब हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स वो होते हैं जो कि मतलब किसी ग्लैंड से निकलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से, और वो ब्लड में डिजॉल्व हो जाते हैं, ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, इनकी कोई अलग से डक्ट नहीं होती। वैसे ही ये केमिकल जो है लोकली सेल से रिलीज होते हैं। ओके, और डायरेक्टली ब्लड में इंटर होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द लोकल हार्मोन्स। राइट, देन ये पैथोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली, ओके, दोनों ही तरह की प्रोसेस में ये पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, क्योंकि इनका जो एरिया है काफ़ी वाइड है, तो दोनों तरह की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। थर्ड थिंग इज़ दैट कि ये एक न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह भी काम करते हैं। ओके, तो ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक थे, कॉमन प्रॉपर्टीज़ थी ऑटोकाइड्स के बारे में। ओके, बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है अमीन, सेकेंड है लिपिड एंड थर्ड है पेप्टाइड। ओके, तो अमीन ऑटोकाइड जो होता है इसके अंदर आता है हिस्टामिन, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। ओके, या इसको कहते हैं सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन के बारे में ऑलरेडी आपने जो है थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो उसके आगे हम आने वाली जो वीडियोज़ है इसके अंदर इसको डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सेकेंड है लिपिड डिराइव्ड ऑटोकॉइड्स। लिपिड डिराइव्ड ऑटोकॉइड के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स। तो गाइज ये जो फैक्टर्स हैं, लाइक यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, ल्यूकोट्राइन्स हैं, इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस में ये हेल्प करते हैं। ओके, ये वहाँ पे इंटरमीडिएट की तरह इन्वॉल्व होते हैं। पेप्टाइड ऑटोकॉइड की यदि हम बात करें तो इसमें आता है प्लाज्मा काइनिन। ओके, तो प्लाज्मा काइनिन में ब्रेडिकाइनिन एंड कैरिडीन, इसके अलावा एंजियोटेंसिन। राइट, तो ये है क्लासिफिकेशन एक ऑटोकॉइड्स का। ओके, अब हम इसमें बात करने वाले हैं पर्टिकुलर हिस्टामिन के बारे में। ओके, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। हिस्टामिन जो होता है, अब इसका मैं फिर से कहूँगा कि इसका स्पेलिंग जो है आपको बाइफरगेट करना है। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू और एमीन मतलब होता है एमीन। राइट, मतलब टिश्यू का एमीन या टिश्यू एमीन हम इसको कहते हैं। ओके, तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, है ना। तो उसका प्रेजेंस जो है काफ़ी वाइड है, बहुत सारी जगह प्रेजेंट होता है। तो बात करेंगे हम एनिमल टिश्यू की एंड कुछ प्लांट के अंदर, है ना। तो एनिमल टिश्यू और प्लांट के अंदर ये प्रेजेंट होता है। अब एनिमल टिश्यू में यदि हम बात करें तो इट इज़ मोस्टली विद इन द स्टोरेज ग्रेन्यूल ऑफ द मास्ट सेल, है ना। अधिकतर ये बॉडी के अंदर कहाँ पे होता है? मास्ट सेल के अंदर ग्रेन्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है ना। तो मास्ट सेल जो है ये इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। नाउ ऐसे कौन से टिश्यूज जिसमें हिस्टामिन रिच होता है ये, है ना। इसमें आता है का स्किन, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, लंग्स, लिवर एंड प्लासेंटा। तो ये ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि हिस्टामिन रिच होते हैं। इसके बाद
नॉन मास्ड सेल हिस्टामिन ऑकर्स इन, है ना। मास्ट सेल तो आपने देख लिया, अब जो नॉन मास्ट सेल है ये कहाँ प्रेजेंट होगी। नॉन मास्ट सेल जो होती है ये प्रेजेंट होती है ब्रेन, एपिडर्मिस, इसके अलावा गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड ग्रोइंग रीजन के अंदर। ओके, तो हिस्टामिन जो है ऑलमोस्ट ये पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है, राइट। एंड इसके अलावा कुछ सिक्रीशंस है, कुछ वीनम्स हैं, या फिर कुछ पैथोलॉजिकल फ्लूइड्स है, यहाँ भी ये प्रेजेंट होगा। तो गाइज इसका प्रेजेंस जो है वो काफ़ी जगह पे है, पूरी बॉडी के अंदर है, और अधिकांश जो है वो कहाँ पे है, मास्ट सेल के अंदर है, राइट। फिर हम बात करेंगे इसके सिंथेसिस की और इसके डिस्ट्रक्शन की या डिग्रेडेशन की। ओके, तो यहाँ पे जैसे डायग्राम के अंदर आपको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको, सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन, राइट। तो जो सिंथेसिस वाला पार्ट होता है, तो ये एक एमिनो एसिड होता है जिसका नाम है हिस्टाडीन। हिस्टाडीन एमिनो एसिड से ये डीकार्बोक्सिल एंजाइम की प्रेजेंस में हिस्टामिन बनाता है, राइट। अब जो हिस्टामिन बना, इसका फेट क्या होगा, ये आगे किन पार्ट में कन्वर्ट होने वाला है, इसको कहते हैं इसका डिग्रेडेशन, राइट। तो डिग्रेडेशन में यदि हम बात करें तो पहला डिग्रेडेशन होता है इसका एन मिथाइल ट्रांसफरेज के थ्रू। एन मिथाइल ट्रांसफरेज जो होता है इसको कन्वर्ट करता है एन मिथाइल हिस्टामिन के अंदर, और ये जो एन मिथाइल हिस्टामिन होता है अगेन माओ, दैट इज़ द मोनो एमीन ऑक्सीडेज। तो मोनो एमीन ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है मिथाइल इमिडाजोल एसिटिक एसिड के अंदर। ओके, तो गाइज ये इसका वन पार्ट है जिसमें कि डिग्रेडेशन होता है। यदि हम सेकेंड पार्ट की बात करें, इसमें भी एक एंजाइम वर्क करेगा, उसका नाम है डाईएमीन ऑक्सीडेज, राइट। तो डाईएमीन ऑक्सीडेज जो होता है अगेन इसको कन्वर्ट करता है मिथाइल इमिडाजोल एसिटिक एसिड के अंदर। ओके, सो गाइज बहुत सिंपल सा फॉर्म है, यहाँ सिंथेसिस एंड डिस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है आपको, डिग्रेडेशन समझाया हुआ है। तो जब भी आप यदि सब्जेक्टिव फॉर्म में भी यदि नोट्स भी बना रहे हैं तो आप इसी फॉर्म में बनाइएगा, ओके, ताकि आपको याद करने में ईजी रहेगा, राइट। अब कोई भी जो ड्रग होती है, या बात करूँ मैं हिस्टामिन की, तो हिस्टामिन भी किसी रिसेप्टर पर जाके बाइंड हो रहा होगा, ओके। या हम कहें कि कोई एंटी हिस्टामिनिक ड्रग हम देने वाले हैं तो वो भी किसी रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगी। अभी जो रिसेप्टर्स है, तो रिसेप्टर जो है यहाँ तीन तरह के रिसेप्टर्स हैं, H1, H2 एंड H3। तो H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर एंड H3 रिसेप्टर। ओके, तो ऐसे कौन से केमिकल है जो कि इसके लिए एगोनिस्ट का काम करते हैं, ऐसे कौन से केमिकल है जो कि एंटागोनिस्ट का काम करते हैं, राइट। एगोनिस्ट का मतलब होता है जो कि पर्टिकुलर किसी एक्शन को बढ़ाने का काम करेगा, एंड एंटागोनिस्ट का मतलब होता है जो उसके एक्शन को इनहिबिट करने का काम करेगा। तो यहाँ पे बात करेंगे सेलेक्टिव एगोनिस्ट की। तो H1 के लिए जो सेलेक्टिव एगोनिस्ट है वो है 2 मिथाइल हिस्टामिन, राइट। H2 के लिए 4 मिथाइल हिस्टामिन एंड H3 के लिए दैट इज़ अल्फा मिथाइल हिस्टामिन। तो गाइस यदि आपको ये पूरे नाम याद ना भी हो रहे हैं तब भी आपको एक एक नाम तो आप याद कर ही सकते हो, ओके। H1 के लिए 2 मिथाइल हिस्टामिन, H2 के लिए 4 मिथाइल हिस्टामिन एंड H3 के लिए अल्फा मिथाइल हिस्टामिन, राइट। सेकेंड यदि हम देखिए एगोनिस्ट, यदि H1 के लिए देखिए तो उसमें है आपका पायरिडल एथाइलामीन, है ना, एंड 2-thiazolil एथाइलामीन। यदि हम H2 की बात करें तो उसमें डिमाप्रेट एंड इम्प्रोमिडीन, ओके, ये ड्रग्स आती हैं। यदि हम एंटागोनिस्ट की बात करें, एंटागोनिस्ट लाइक इसको जो एंटागोनाइज करने वाले, इसके एक्शन को अपोजिट इसका एक्शन करने वाला, वो कहलाता है आपका मेपायरामीन एंड क्लोरफेनिरामीन फॉर द H1। H2 के लिए यही हो जाता है सिमेटिडिन एंड रेनिटिडिन। तो आपने कई सारे ड्रग के कंपोनेंट के फॉर्म में सिमेटिडिन एंड रेनिटिडिन को देखा होगा, ओके। H3 इसके लिए आता है आपका थायोपैरामिड एंड इम्प्रोमिडिन, ओके। नाउ बात करेंगे कि जो रिसेप्टर्स हैं ये किस टाइप के रिसेप्टर हैं, ओके। तो ये होता है आपका तीनों ही GPCRS है, दैट इज़ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। अब कोई ड्रग यदि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर पे आके अटैच हुई है तो उसके बाद इसमें कुछ इंटरनल चेंजेस होते हैं, इंटरनल कुछ प्रोसेस होती है, ओके। इसको हम कहते हैं इफेक्टर पाथवे, राइट। तो H1 जो होता है, जो इफेक्टर पाथवे फॉलो करता है, वो है आपका IP3 एंड DAG पाथवे, जिसके थ्रू ये कैल्शियम को रिलीज़ कराता है, राइट। H2 जो होता है ये साइक्लिक AMP को इंक्रीज़ करके काम करता है, और जो H3 है ये कैल्शियम के इन्फ्लक्स को बढ़ाता है, साथ में पोटेशियम चैनल एक्टिवेशन करता है, ओके। और ये सब काम कर रहा होता है किसके थ्रू, साइक्लिक AMP के डीएक्टिवेशन के थ्रू, ओके। सो गाइस यहाँ पे तीन तरह के इफेक्टर पाथवेज हैं। तो ये एक समरी फॉर्म में यहाँ पे आपको रिसेप्टर का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, राइट। अब ये पर्टिकुलर रिसेप्टर है कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या फंक्शन होता है, इसके बारे में हम देखते हैं, ओके। तो जो H1 रिसेप्टर होता है तो ये स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होता है, और वहाँ पे काम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन का, ओके। यदि हम बात करें H2 रिसेप्टर की,
ये प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड में, और वहाँ पे काम क्या कर रहा होगा, एसिड के सिक्रीशन का, बिकॉज ग्लैंड है तो यहाँ सिक्रीशन काम करा रहा होगा। ओके, एच थ्री जो होता है ये प्रेजेंट होता है ब्रेन के अंदर, एंड कॉज द इनिबिशन ऑफ हिस्टामिन रिलीज, है ना, हिस्टामिन रिलीज को इनिबिट करने का काम करता है ये, राइट। और इसके थ्रू क्या होता है, सेडेशन कॉज होता है। मतलब जो H3 होगा ये क्या कर रहा होगा, सेडेशन कॉज कर रहा होगा, राइट। नाउ ब्लड वेसल्स, है ना, तो ब्लड वेसल्स के अंदर तीनों ही वेसोडाइलेशन का काम करते हैं, H1B, H2B एंड H3B। बात करते हैं फिर H1 की, जो कि प्रेजेंट है आपका अफरेंट नर्व एंडिंग में। अफरेंट नर्व एंडिंग जो होता है इसमें स्टिमुलेशन कॉज करता है। H2 जो होता है ये प्रेजेंट होता है हार्ट के अंदर, जो कॉज करता है पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। आइनोट्रोपिक आई होप कि आपको पता होगा, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक का मतलब होता है आयंस के नंबर्स में इंक्रीज करना। H3 जो होता है ये प्रेजेंट होता है स्किन के अंदर, गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर, ओके, और वहाँ पे काम क्या करता है ये हिस्टामिन रिलीज को डिक्रीज करता है, ओके। H3 रिसेप्टर। H1 गैंग्लियोनिक सेल में स्टिमुलेशन कॉज करता है। इसके अलावा H2 जो होता है यूट्रस में प्रेजेंट होता है, जो कि रिलैक्सेशन का काम करेगा, और H3 जो होता है लंग्स एंड स्प्लीन के अंदर होता है, वहाँ भी हिस्टामिन रिलीज को डिक्रीज करता है, ओके। बात करते हैं फिर H1 की, जो कि एड्रेनल मेडुला में प्रेजेंट है और कैटेकोलामिन की रिलीज में हेल्प करता है, ओके, एंड ब्रेन के अंदर ये ट्रांसमीटर की तरह काम करता है। तो गाइज ये एक समरी है, ओके, रिसेप्टर के बारे में कि कहाँ पे ये प्रेजेंट है, क्या उसके फंक्शन होते हैं, ओके। तो अब यहाँ बात करने वाले हैं कि इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होते हैं। तो गाइज देखिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन दोनों में डिफरेंस है। यदि हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो पर्टिकुलर ड्रग का मैकेनिज्म क्या है किसी पर्टिकुलर टिश्यू के ऊपर। बट यदि हम बात करें कि इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन की पूरे बॉडी सिस्टम के ऊपर इस ड्रग का क्या इफेक्ट आ रहा है, उसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ओके। तो यहाँ देखते हैं कि इसका भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन हिस्टामिन का क्या होता है, ओके। तो पहले हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स के ऊपर। तो ब्लड वेसल्स में जो छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें डायलेशन का काम करता है, ओके। स्मॉलर ब्लड वेसल्स, चाहे वो आर्टरियोल हो, चाहे वो विनियोल हो, चाहे वो कैपिलरीज हो, ओके। तो आपने देखा होगा कि आर्टरीज के अंदर या विनियोल के अंदर जो है वहाँ पे क्या होता है, डायलेशन हो जाता है ना। तो डायलेशन होने की वजह से वहाँ पे रेडनेस कॉज होती है, बिकॉज आप सोचिए कि यदि कोई वेसल्स है ना, और ब्लड वेसल्स का पर्टिकुलरली थिकनेस है, यदि आपने उसको जो है स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने पे क्या होगा, उसकी जो वॉल की थिकनेस होगी वो कम हो जाएगी, और वॉल की थिकनेस जैसे ही कम होगी तो अंदर क्या है, ब्लड है ना। तो ये ब्लड जो है वो बाहर से भी थोड़ा सा ट्रांसमिटेंस दिखने लगता है, इसलिए वहाँ पे रेडनेस छा जाती है, ओके। सेकेंड है फील। तो यहाँ पे क्या होता है कि पर्टिकुलर टिश्यू में, है ना, या बात करें यहाँ पे जो कैपिलरी और जो विनियोल्स हैं, यहाँ से कुछ फ्लूइड जो है वो टिश्यू के अंदर जो है वो इकट्ठा हो जाता है, तो स्वेलिंग भी कॉज होती है। थर्ड थिंग इज़ दैट फ्लैर। तो फ्लैर में यहाँ पे क्या होता है कि जो रेडनेस होता है, तो आजू बाजू के जो टिश्यूज़ होते हैं एक्सॉन रिफ्लेक्स की वजह से, तो आजू बाजू के टिश्यूज़ जो है वो भी रेडनेस शो करने लगते हैं, तो एक बड़ा सा एक पैच वहाँ पे बन जाता है, ओके। तो गाइज ब्लड वेसल्स के ऊपर इस तरह से इफेक्ट कॉज करता है। हार्ट की यदि बात करें, तो हार्ट के अंदर डायरेक्टली जो है हार्ट के अंदर इसका कोई प्रोमिनेंट इफेक्ट नहीं है, बट यदि हार्ट आइसोलेटेड हो, और स्पेशली यदि हम बात करें गिनिया पिग की, ओके, तो गिनिया पिग में या गिनिया पिग के आइसोलेटेड हार्ट के अंदर ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है, ओके। गिनिया पिग के आइसोलेटेड हार्ट के अंदर इट इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। थर्ड हम बात करेंगे विसरल स्मूथ मसल्स की, मतलब जो ऑर्गन की स्मूथ मसल्स है वहाँ पे क्या फंक्शन करेगा ये। तो हिस्टामिन जो होता है ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है ना। आप सोचिए कि यदि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कर रहा है, तो जो पेशेंट अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, ओके, जिनको सांस लेने में ऑलरेडी दिक्कत होती है, तो ये हिस्टामिन क्या कर रहा होगा, वहाँ पे और ज़्यादा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। तो यहाँ पे अस्थमा वाले जो पेशेंट होते हैं वो हाईली सेंसिटिव होते हैं, ओके। यदि हम बात करें इसकी लार्ज डोज की, तो लार्ज डोज पे ये यहाँ पे एब्डोमिनल क्रैम्प एंड कोलिक पेन कॉज करता है, राइट। नाउ बात करते हैं ग्लैंड्स की। तो ग्लैंड्स में ये क्या कर रहा होगा, यहाँ पे सिक्रीशन कर रहा होगा, स्पेशली जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है यहाँ पे ये सिक्रीशन कॉज करता है। तो HCl तो सिक्रेट करता ही करता है, साथ में ये पेप्सिन का भी सिक्रीशन कॉज करता है, ओके। सेंसरी नर्व एंडिंग्स के ऊपर इसका क्या फंक्शन है। तो सेंसरी नर्व एंडिंग्स में जैसे ये इंजेक्ट किया जाता है, तो वहाँ पे पर्टिकुलर ईचिंग सेंसेशन वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, इरिटेशन कॉज होता है, और यदि इसको डीप आपने दे दिया, ओके। और आखिरी में बात करेंगे हम CNS की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक बहुत अच्छा पैकेजिंग होता है, ओके।
बाहर की तरफ एक बाउंड्री होती है जिसको हम कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। ओके, तो ब्रेन के अंदर एस्टेरोसाइट सेल्स होती है जो कि टाइट जंक्शन के थ्रू जो है बाउंड होती है, और इसमें बाहर से हर कोई मटेरियल जो है अंदर नहीं जा सकता। ओके, तो हिस्टामिन भी इसको क्रॉस करके ब्रेन के अंदर नहीं जा सकता। बट यहाँ से जो हिस्टामिन अंदर की तरफ प्रोड्यूस होता है, मतलब इनसाइड द ब्रेन यदि प्रोड्यूस होता है, तो ये काफ़ी सारे फंक्शन को अफेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे बीपी है, कार्डिक स्टिमुलेशन है, बिहेवियरल अराउजल है, हाइपोथर्मिया है, वोमिटिंग है, एडीएच हार्मोन का सिक्रीशन है, इन सबको भी अफेक्ट करेगा यदि ये इंटरनली प्रोड्यूस होता है तो। राइट नाउ, ये पूरे के पूरे जो इफेक्ट होते हैं ये अगेन रिसेप्टर बेस्ड होते हैं, और ये रिसेप्टर कौन सा होगा? H1 रिसेप्टर एंड H2 रिसेप्टर। ओके गाइज, सो गाइज इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसमें हम बात करने वाले होंगे 5-HT या सेरोटोनिन के बारे में। सो गाइज उसको आप मिस मत करिएगा। ओके, एंड होप सो कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, और यदि नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं।